माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा रवि बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी माँ बोली, अभी जवान शरीर है, अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इतना कहते हुए रवि उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े रवि और सुरेश गांव से शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जहां माता पिता और बहन रह गई थी। रवि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई सुरेश ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। कुछ महीनों तक रवि ने ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे उसने ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और मशहूर ठेकेदार बन गया। रवि को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर सुरेश का भी काम था। वो पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट तक खोल लिया जिसमें वो अच्छा कमाने लगा। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देखकर आनंद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब अपने बड़े बेटे के लिए उन्होंने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर आनंद जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे रवि को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला राजा तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया जिसके बाद उसके मिजाज बदलने लगे। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से छोटी लगने लगी थी और अपने शहर के यार दोस्तों में भी उसने खुद को भी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो रवि बौखला उठा और कहा, पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रवि ने फोन रख दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर आनंद जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रवि की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2-3 दिन बीत गए, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं आया। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने रवि के पिताजी से कहा, एक बात कहूं, आप एक बार रवि को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? तभी आनंद जी बोले, रवि की माँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, जब पैसा नहीं है पास। 2-4 दिन रुक कर देख लेता हूं, क्या पता बच्चे पैसे भेज दे। थोड़े पैसे रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से शहर के लिए निकल जाओ। फिर आनंद जी बोले, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। आनंद जी ने स्नान किया और सुबह की बस से रवि से मिलने शहर चले गए। उधर रवि ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वो तो अमीर घर से है, जिसके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई सुरेश को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन रवि नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास टूटने में देर नहीं लगती। रवि ने जो पता बताया हुआ था उसी पते पर पूछते पूछते आनंद जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब आनंद जी ने पूछा कि क्या रवि यहीं रहता है? आप कौन है? गार्ड ने पूछा। मैं रवि का पिता हूं।
आनंद जी बोले, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी बात सुनकर गार्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रवि के पिता हैं। और फिर वो बोला, साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर आनंद जी ने उनसे पूछा, सुरेश तो होगा ना घर पर, तो आप उसे बुला दो। अरे बाबूजी, यहाँ उनका घर नहीं है, ये दफ्तर है। रवि तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं, चलो मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने आनंद जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो सुरेश निकलकर बाहर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर आते ही आनंद जी की आंखें चौंधियां सी गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। सुरेश ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी पिलाया और उनसे आने का कारण पूछा। आनंद जी ने सारी बात बताई, लेकिन सुरेश अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला, पिताजी आप अभी आराम करो। आनंद जी घर की हर एक चीज को देखने लगे और फिर अलग अलग चीजों को उठाकर पूछते, ये तो बड़ा महंगा होगा ना बेटा। तो फिर सुरेश हंसते हुए कहने लगा, अब पिताजी कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। आनंद जी ने सुरेश से पूछा कि रवि अभी तक आया क्यों नहीं। तो सुरेश ने बताया कि अर्जेंट काम होता है, इसलिए अक्सर भैया देर से आते हैं। ऐसा कहते हुए वो रात के खाने की तैयारी में लग गया। फिर आनंद जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान सुरेश को दिए और कहा, तेरी माँ ने ये देसी घी से बना कर दी है, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो सुरेश ने थैला पकड़ते हुए कहा, गांव से इतना सामान लेकर आने की क्या जरूरत थी, अब हम लोग ये चीज नहीं खाते। सुरेश की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में ये चीज कहाँ मिलती होगी, इसीलिए ले आया। इतना कहकर आनंद जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब सुरेश ने अपने पिता को इस हाल में देखा तो वो तुरंत दौड़कर आया और कहने लगा, पिताजी आपने ये क्या कपड़े पहन लिए, ये शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा न जाने कौन से गवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। सुरेश के ये शब्द सुनकर आनंद जी से रहा नहीं गया और वो बोले, तो क्या हुआ बेटा, गवार देहाती कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं कटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। ये कहकर आनंद जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही सुरेश ने उनके बैग में उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप ये कपड़े पहनो, थोड़ी देर में भैया भी यहाँ आ जाएंगे, और अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं होती। अच्छा, तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा। देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूं, और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूंगा। ये बात सुनकर सुरेश को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वो बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। आनंद जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है, मुझे संध्या पूजन करना है। तो सुरेश बोला,
पिताजी वो सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही आनंद जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। तो आनंद जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर आनंद जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम ही भ्रष्ट हो गई है। तभी सुरेश ने फ्रिज का दरवाजा खोला और फ्रिज में आनंद जी को अंडे रखे दिखाई दिए, जिसे देखकर आनंद जी को गुस्सा आ गया और कहा, तुम अब अंडे भी खाने लगे हो? जिस घर में अंडे बनते हैं मैं वहां का खाना नहीं खाऊंगा। ये बात सुनते ही सुरेश परेशान हो गया। उसने फटाफट अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया, अब तो खाना खाएंगे ना? तभी आनंद जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन रवि अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब आनंद जी ने उसके बारे में पूछा तो सुरेश ने बताया, भैया तो कभी कभी 2 बजे तक घर पहुंचते हैं और अगर ज्यादा देर हो जाती है तो वो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर आनंद जी ने कहा, क्या वो वहां दारू भी पीता है? इस बात पर सुरेश की नजरें नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। आनंद जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 फुलके खा लूंगा। सुरेश ने तुरंत वहां चटाई बिछा दी और अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। फिर आनंद जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने। तो सुरेश बोला, जी पिताजी, खाने लायक तो बना ही लेता हूं। खाना खाने के बाद आनंद जी ने कहा, रवि को आने में बहुत देर हो गई, अब मैं ही उससे मिलने के लिए उसके दफ्तर में जा रहा हूं। आनंद जी के साथ सुरेश भी अपने भाई रवि के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है, अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन आनंद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुरेश उनसे ये सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूं या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूं? ऐसा सोचते हुए आनंद जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से रवि ने दरवाजा खोला और अपने पिता आनंद जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी सुरेश बोला, अरे अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं, ये गवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। आनंद जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से 2 और नौजवान बाहर आए और सुरेश से पूछने लगे, कौन है ये गवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी ये बातें सुनकर आनंद जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या तुम्हारी माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता जैसे इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हैं। पर तुमसे क्या शिकायत, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। दरअसल रवि के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये शायद रवि के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने रवि से कहा, सर
इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है वो करके इसे चलता करो। फिर रवि ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का, काम धाम करते नहीं है। ऐसा कहते हुए रवि ने सुरेश को नोटों की गड्डियां दी। ये देखकर आनंद जी तुरंत वहां से निकल आए और सुरेश भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए आनंद जी बोले, बस सुरेश बेटा, अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रहूंगा। फिर सुरेश बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहां जाने से मना किया था। उनकी ऊंची समीते के लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छे को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर लौट कर मत जाइए। सुबह होते ही मैं आपको बस में बैठा दूंगा। आनंद जी को खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर में वो वहां गए ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। ये सोचकर आनंद जी रोने लगे। फिर अपने पिता को सहारा देते हुए सुरेश ने कहा, पिताजी, शराब पीकर आदमी विवेक को खो देता है। देखना, भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर आनंद जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात को यहाँ रुक गया, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बैठा देना सुरेश। सुरेश ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए। रात भर आनंद जी करवटें ही बदलते रहे। सुबह 5 बजे सुरेश की नींद खुली। उसने गेट खोला तो रवि दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। आनंद जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वो नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? रवि ने सुरेश से पूछा तो उसने कहा, भैया, आपने कल जैसा उनको रूप दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वो यहाँ रुकने वाले हैं? वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रवि ने कहा, सुरेश, कल शराब के नशे में पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी से कैसे मुंह से बात करूं। मुझे तो याद भी नहीं कि कल मैंने नशे में क्या क्या बोल दिया। आनंद जी बाहर निकल ही रहे थे कि रवि उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो आनंद जी उसे फटकारते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर रवि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, कल मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में न जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आनंद जी बोले, ठेकेदार रवि, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नजरों से, नालायक। अब मेरा बेटा केवल एक ही है। रवि अपने पिता के चरणों में गिर गया और ऐसे झुककर खड़ा हो गया जैसे कितना आज्ञाकारी बेटा हो। आनंद जी ने सुरेश से पूछा कि ये घर किसका है? तो सुरेश ने कहा, ये मैंने ही किराए पर लिया है। भैया तो ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं, कभी कभी ही यहाँ आते हैं। आनंद जी ने कहा, तो ठीक है, आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि अगर आज गया तो गांव के लोग क्या सोचेंगे। आज के दिन सुरेश ने भी काम से छुट्टी ले ली और पिताजी को घुमाने ले गया, जहां उसने अपनी माँ और बहन के लिए कपड़े भी खरीदे। रवि ऑफिस गया था, मगर आधे दिन की छुट्टी लेकर लौट आया और दोपहर के खाने की तैयारी कर दी। जब सुरेश और आनंद लौटे तो ये सब देखकर हैरान रह गए। साथ ही रवि ने अपने उन दोस्तों को भी घर बुलाया जिसने कल रात को उनके पिताजी को भला बुरा कहा था। रवि के उन दोस्तों ने भी आनंद जी से अपने किए की माफी मांगी, प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद रवि ने खाना परोस दिया। वो जितना अपने पिता के नजदीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके पिता खाना खाने बैठे तो आनंद जी ने पूछा,
ये खाना किसने तैयार किया है? तो सुरेश बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन रवि जान गया, उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी पकड़ी जाएगी। फिर आनंद जी बोले, भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। ये किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। ये सुनकर रवि हैरान रह गया कि ये बात पिता को कैसे मालूम पड़ गई। तभी सुरेश ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो रवि ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये भोजन हमने नहीं बनाया, ये आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। ये बात आनंद जी को मजाक लगी। फिर वो बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब रवि का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोले, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन ये सच है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो आपको उससे मिलवा देता हूँ। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीने से वो वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर आनंद जी अपनी नाराजगी जताते हुए बोले, जो अपनी मनमर्जी के मालिक हों, जिसके लिए माँ बाप का होना ना होना बराबर ही है, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर सुरेश बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया की रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। आनंद जी को ये बात ठीक लगी। रवि ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। आनंद जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो आनंद जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वो रवि के लिए कर रहे थे। आनंद जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे, लेकिन अब उनकी सारी परेशानियां हल हो गई थी। इस सब के बाद आनंद जी अपने गांव खुशी खुशी लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।